स्ट्रेटोस्फियर एक बहुत ही दिलचस्प जगह है और अगर आप सोचें कि स्ट्रेटोस्फियर में मौसम कहाँ से आता है तो जवाब वास्तव में बहुत अप्रत्याशित होगा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटोस्फियर में मौसम महासागर की सतह पर उत्पन्न होता है। वाष्पीकरण के आधार पर जो वहाँ होता है, विभिन्न प्रकार के स्ट्रेटोस्फेरिक वॉर्टेक्स बनते हैं जो अपने आप में अद्वितीय होते हैं। इनके अपने अस्तित्व के कुछ चक्र होते हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए भूमध्य रेखा के क्षेत्र में लगभग -30 से +30 डिग्री अक्षांश के बीच एक ऐसा घटना है जिसे क्वासी बीजवृत्तीय उतार चढ़ाव कहा जाता है। यह एक ऐसा घटना है जो किसी ऊंचाई पर लगभग शून्य गति वाली हवा को सुनिश्चित करता है। इस उतार चढ़ाव के दौरान जहां हवा की गति शून्य होती है, वह ऊंचाई लगातार नीचे से ऊपर की ओर प्रवास करती है, फिर नीचे से ऊपर की ओर होती है और अनंत तक चलता रहता है। इस ऊंचाई के नीचे हमारे पास हवा एक दिशा में बहती है और इस ऊंचाई के ऊपर हवा दूसरी दिशा में बहती है। यह हमें ऊंचाई को बदलकर पश्चिम या पूर्व की दिशा को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब हम मौसम के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जहां हम रहते हैं, हर साल पोलर वॉर्टेक्स का एक चक्र होता है जो सर्दियों के मौसम में ठंडे तापमान और बर्फबारी को प्रभावित करता है। तो अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक इसकी पूरी मोटाई में ज़मीन से लेकर 30-40 किमी तक जैसे ही पानी बाथटब में बहता है, एक वॉर्टेक्स बनना शुरू होता है। ये वॉर्टेक्स काफ़ी अत्यधिक शक्तिशाली है। इस वॉर्टेक्स में गति 300 किमी प्रति घंटे तक पहुंच जाती है और कभी कभी इससे भी अधिक। ये पहले से ही 20 किमी की ऊंचाई पर और उससे ऊपर होता है। कभी कभी यह वॉर्टेक्स कई हिस्सों में टूट जाता है, 2-3, कभी कभी 4 हिस्सों में, और कभी कभी फिर से समाहित हो जाता है। ये मौसम पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। जब मॉस्को में सर्दियों में -40 डिग्री होता है तो इसका मतलब है कि पोलर वॉर्टेक्स टूट गया है और मौसम आर्कटिक से आ रहा हवा, आर्कटिक का ठंडा हवा, यह अधिक दक्षिणी अक्षांशों पर आ गया है। गर्मी के मौसम में हम 15 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर बहुत स्थिर गति का क्षेत्र देखते हैं। यह गति कुछ दशकों किलोमीटर प्रति घंटे होती है, ज़्यादा नहीं, और ध्रुव के पास तो यह लगभग शून्य गति होती है जो कि कुछ किलोमीटर प्रति घंटे होती है, और वहाँ आप किसी भी समय के लिए स्थिर रह सकते हैं। ये एक बहुत ही पूर्वानुमानित पथ है जो वास्तव में अक्षांश के साथ चलता है। और इस समय ग्रह के दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव पर वही वॉर्टेक्स प्रकट होता है जो हमारे उत्तरी गोलार्ध में था। और जब हमारे पास वॉर्टेक्स होता है तो वहाँ ऐसी शांत मौसम होती है। हाँ, फ्योदोर मेरे पास स्ट्रेटोस्फियर के ऐसे ज्ञान के साथ काम ले लेगा। मेरे बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ महासागर नहीं है बल्कि ध्रुवीय झुकाव का कोण भी है, हमारी योजना की दिशा। गर्मी शीतलता के चक्रों का स्ट्रेटोस्फियर पर वास्तव में निश्चित रूप से बड़ा और अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसके अलावा तिब्बत का स्ट्रेटोस्फियर पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि जब वायु धाराएं किसी बड़े अवरोधों से टकराती हैं तो वे फिर लहरों की तरह ऊपर की ओर फैल जाती हैं और इससे पोलर वॉर्टेक्स के कई हिस्सों में टूटने या इसके पुनर्स्थापन पर भी निर्भर करता है। तो ये सब बहुत गहराई से आपस में भी और जुड़ा हुआ है। संपूर्ण वायुमंडल अपनी पूरी मोटाई में एक दूसरे के साथ, अंतरिक्ष के साथ और पृथ्वी के साथ बहुत मजबूती से अंतःक्रिया करता है। और भौतिकी के नियमों के साथ, जैसे कि कोरियोलिस प्रभाव जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है और मौसम के पैटर्न को प्रभावित करता है। ये बहुत दिलचस्प है और वास्तव में स्ट्रेटोस्फियर एक पतली सी परत बनाता है। ये लगभग अदृश्य चीज़ है, लेकिन वहाँ ऐसी गति होती है जो मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है। ऐसे ही वॉर्टेक्स आप साबुन के बुलबुले पर भी देख सकते हैं। जब आप इसे फुलाते हैं तो आप देखते हैं कि वे थोड़े अराजक होते हैं। अगर साबुन का बुलबुला काफ़ी स्थिर होता और किसी चक्रीय प्रणाली में आता तो आप भी ऐसी जादुई चीज़ें देख पाते, यकीनन। वास्तव में यह एक तरफ से अस्थिर लगता है, क्योंकि ऐसी गति लगातार कहीं ना कहीं कुछ ले जाती है। यहाँ एक वॉर्टेक्स है, यहाँ कोई परिसंचरण है, यहाँ 2 साल का चक्र है, यहाँ 1 साल का चक्र है। लेकिन ये सब इतना सुंदर और इतना सही है कि इन सभी नियमों का उपयोग किसी व्यावहारिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि वास्तविक जीवन में
उदाहरण के लिए पोलर वॉर्टेक्स, जो अपनी प्रकृति में स्ट्रेटोस्फीयर के लिए एक प्रेरक शक्ति है, वास्तव में इसके पृथ्वी के ऊपर की कक्षा को आकार देता है। हम ऐसे कई उपकरण जैसे लॉन्च कर सकते हैं। हम एक निश्चित दूरी पर वॉर्टेक्स के साथ एक दर्जन उपकरणों को लॉन्च कर सकते हैं और वे लगभग एक ही अक्षांश पर उपग्रहों की तरह घूमेंगे। इसके माध्यम से हम संचार, पुनः प्रसारण, निगरानी, फिल्मांकन और वैज्ञानिक अनुसंधान सुनिश्चित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आर्कटिक क्षेत्र में हम स्ट्रेटोस्फीयर के साथ टेलीस्कोप के साथ स्ट्रेटोसैट लॉन्च कर सकते हैं, और इस वजह से कि बड़ी ऊंचाई पर वायुमंडल का प्रभाव न्यूनतम होता है, हम लगभग बिना किसी विकृति के ब्रह्मांड को देख पाएंगे, और यह उसी टेलीस्कोप को कक्षा में लॉन्च करने की तुलना में दशकों और सैकड़ों गुना सस्ता है। इसके अलावा स्ट्रेटोस्फीयर पर टेलीस्कोप की देखभाल वास्तव में की जा सकती है, जबकि कक्षा में टेलीस्कोप की देखभाल लगभग असंभव है। इस प्रकार की तकनीक में निश्चित रूप से एक संभावनाएं हैं वास्तविकता में। वास्तव में कई रणनीतिक प्रक्रियाओं के तहत रूस में और विदेशों में स्ट्रेटोस्फीयर को एक रिजर्व लेयर, यानी अंतरिक्ष और वायुमंडल के बीच एक रिजर्व लेयर कहा जाता है। अगर अचानक अंतरिक्ष के साथ कुछ गलत होता है या पृथ्वी की सतह के साथ कुछ गलत होता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर कई समस्याओं के समाधान के लिए एक विकल्प है, चाहे वो अंतरिक्ष के उपकरण हो या विमानन के। ऐसा लगता है कि बहुत से लोग वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं और इन सॉन्ड्स को बनाया है, अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हें बनाया है। जल्द ही जब लोग वहाँ गए थे, उस स्ट्रेटोस्फीयर में चढ़ने का शताब्दी होगा, लेकिन किसी कारणवश हम इस स्ट्रेटोस्फीयर तकनीक का इतना प्रचलन नहीं देख रहे हैं। गूगल ने कोशिश की, वो कहाँ चला गया? यहाँ पर कई राय और सिद्धांत हैं, अपनी राय बताओ। हमने लून प्रोजेक्ट के सिस्टम इंजीनियरों के साथ बातचीत की। ये गूगल का प्रोजेक्ट है जो विभिन्न क्षेत्रों में संचार सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा था। गूगल के इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में संचार को सुनिश्चित करना है। ये प्रोजेक्ट अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करता है, वे जो कई लोगों के लिए अज्ञात है, मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के आसपास के लगभग 2 साल के चक्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, यानी वे उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में 40वीं अक्षांश से उत्तर या दक्षिण की ओर नहीं उड़ान भरते थे, जिन्हें उन्होंने जानबूझकर इन अक्षांशों का चक्कर लगाया, क्योंकि रूस के साथ समन्वय के सवाल हैं जो उत्तरी गोलार्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कवर करता है, खासकर जब उत्तरी ध्रुवीय महासागर को ध्यान में रखा जाए। और उदाहरण के लिए वहाँ एक घटना है जिसे स्ट्रेटोस्फेरिक वॉर्टेक्स कहा जाता है, जो अधिक स्थिरता रखता है। विभिन्न भौतिक घटनाएं विभिन्न नियमों का उपयोग स्ट्रेटोसैट के क्षेत्र को बनाए रखने या उसकी ट्रैजेक्टरी की स्थिरता को बनाए रखने के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रीय अक्षांशों और उत्तरी अक्षांशों में किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उत्तरी अक्षांश उड़ान की स्थिरता सुनिश्चित करने के मामले में अधिक लाभदायक है। हमारे अनुमानों के अनुसार, जैसा कि हम जानते हैं, इस विषय के विकास में एक पहल के तहत 72 उपकरणों का विस्तृत समूह हमारे उत्तरी अक्षांशों में 80% पूरे उत्तरी अक्षांश को पूरी तरह से कवर करता है। यानी हमने विशेष रूप से उत्तरी समुद्री मार्ग की विशेष रूप से गणना की, लेकिन साथ ही यह ध्यान देने योग्य है कि यह मुर्मांस्क के अक्षांश से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग के अक्षांश तक, शायद मॉस्को तक भी विस्तारित होता है। और यह भी देखा गया है कि तो ये वास्तव में कई दर्जन उपकरण हैं जो महीनों या यहाँ तक कि 1 साल से भी ज़्यादा उड़ सकते हैं। और गूगल ने अपनी बारी में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों को चुना। अगर उत्तरी गोलार्ध में इंटरनेट अधिक या कम कवर किया गया है तो यह यूरोप, उत्तरी अमेरिका, कनाडा है, जबकि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के भूमध्य रेखीय देशों में इंटरनेट वितरित करने की योजना बनाई गई थी। एक तकनीकी सवाल है। मैंने उन नियमों के बारे में बात की जो स्ट्रेटोसैट के उड़ान के मुद्दे से संबंधित हैं। उत्तरी अक्षांशों और उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में ये अलग अलग कार्य हैं, पूरी तरह से अलग कार्य हैं, और उत्तरी क्षेत्र में ये आसान है। हाँ, लेकिन इस मामले में कुछ संगठनात्मक मुद्दे भी हैं। एक ऐसा विचार है कि गूगल हर इंटरनेट उपयोगकर्ता से पैसे कमाता है। उनके लिए यह वास्तव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह उपयोगकर्ता कहाँ से आता है।
लून प्रोजेक्ट को विकसित करते हुए वे इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ाना चाहते थे। इसी समय में स्टारलिंक प्रोजेक्ट विकसित होने लगा, जिसे अब गूगल के बजट से वित्त पोषित नहीं किया जा रहा था, लेकिन इसने लून के स्ट्रेटोसैट्स के समान ही कवरेज प्रदान किया और इस वजह से उन्होंने लून को एक असंगत निवेश के रूप में देखा। खुद पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है अगर वही काम किसी और खिलाड़ी द्वारा किया जाएगा। ये एक राय है, लेकिन मुझे ये थोड़ा कार्यक्रम का बंद होना वास्तव में बहुत तार्किक था। हमारे सभी कारकों को जोड़ते हुए ये स्पष्ट है कि हमें इससे निपटने का कोई मतलब है। पहले, स्टारलिंक हमें कोई नहीं दे रहा है। दूसरे, अगर देंगे भी तो शायद हमारे लोग इसे तकनीकी संप्रभुता को सुनिश्चित करने के लिए नहीं लेंगे। जैसे कि किसी भी स्थिति में कई देशों की अपनी प्रणालियाँ हैं और हमारे यहाँ इसे स्फीरा कहा जाता है जो भी योजना बना रहे हैं। जैसा कि आर्काडी ने सही कहा, कुछ भी अंतरिक्ष में भेजना बहुत महंगा है। ये बिना देखभाल के होगा, ये लंबे समय तक निवेश करने की बात है। स्ट्रेटोस्फीयर को वास्तव में जल्दी से समझा जा सकता है और मुझे उम्मीद है कि हम ये वास्तविकता में दिखाएंगे।